इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। मुसलमान से आप लोगों को खतरा है। इस प्रदेश की सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए आज। उसको सिख राष्ट्र बना दो ना, कब्रिस्तान बना के छोड़ दे। सिर्फ भुक्कड़ टेंडर छूट रहा, वैसे तो निकम्मे है, गलत दिख के उसकी गर्दन उतार दो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुवांढ में। हमारे देश में हमेशा जातियों की बात होती है, धर्मों की बात होती है, धर्म पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है। लेकिन अभी जो इटावा में घटना हुई है उसको लेकर, और फिर गंगों में एक और नया नाम सामने आया, मोनू पंडित, उसको लेकर इस तरह की घटनाएं खासकर ओबीसी समाज के साथ क्यों होती हैं, एससी एसटी समाज के साथ में क्यों होती हैं, उसी को लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ में फिर से एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी हैं। सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, बढ़ चढ़ कर उनमें भाग लेते हैं। किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, उनमें भी हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वकील साहब, स्वागत है आपका गांव गुवांढ में। आपका भी स्वागत करता हूँ अनिरुद्ध भाई, आपके चैनल गांव गुवांढ का भी आप आए, आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा वाली घटना का आपको पता होगा, अभी किस तरीके से एक यादव का मुंडन कर दिया गया, मूत्र के छिड़काव उनके ऊपर किया गया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है हमारे देश में? ये घटनाएं सामान्य घटना नहीं है। इन घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है और एक षड्यंत्र है। इसके पीछे देश के लोगों को किस तरीके से संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाए, ये एक मुहिम है। जहाँ तक इटावा की घटना के बारे में आप जानना चाहते हैं, इटावा की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। उसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। आज आप देखते हैं इस देश के अंदर और इस देश के बाहर भी, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा एक धर्म हो जिसमें उसके ही धर्म के लोगों को धार्मिक कार्य करने से बलपूर्वक ज़बरदस्ती रोका जाता, और बल्कि रोका ही नहीं गया, उनको इतनी प्रताड़ना दी गई है कि उनका परिवार, उनका समाज और ये पूरा देश इससे इतना आहत है कि शायद इसका शब्दों में वर्णन करा जाना मुश्किल है जी। तो ये बहुत निंदनीय घटना है। इसके पीछे जो एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसको साधारण आदमी नियंत्रण में नहीं रख सकता अपने। सरकारें जो वर्तमान में आज शासन करती हैं इस देश में, उन लोगों का उद्देश्य इस तरीके के घटनाक्रम कराने का रहता है। उनको इससे जो है लाभ मिलता है जी। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के प्रपंच बीजेपी सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं इस देश में, और इतने आपको गिना सकता हूँ मैं जी कि शायद इस समय आपका जो है कम पड़ जाएगा। ये अकेली घटना नहीं है कि इटावा की अकेली घटना है और उससे जो है आप दुखी हैं या ये देश दुखी है। बहुत सारी घटनाएं हैं। यादव की बात ले लो आप, यादव समाज में अखिलेश यादव एक शिरोमणि है जी। वैसे तो वे पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जनता का नेतृत्व करते हैं, लेकिन यादव समाज से होने के कारण उनका विशेष दायित्व बनता है कि यादव समाज के बारे में जो है नज़र रखें, कहाँ क्या घटना घटती है। लेकिन इसके शिकार खुद अखिलेश यादव भी हुए हैं। आपको जानकारी है, जिस टाइम अखिलेश यादव जी की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ जी, और लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास को इस विशेष वर्ग के द्वारा, ब्राह्मण वर्ग कहूँगा मैं, मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में, ब्राह्मण वर्ग के द्वारा उसको गंगा जल से धोया गया। तो फिर ये जो कथावाचक हैं, ये तो अखिलेश यादव से कुछ मेरी समझ में पावरफुल नहीं होंगे, कम ही होंगे उससे पावरफुल। जी जी। मध्य प्रदेश में एक पटेल लड़की कथा कर रही थी जी, कथावाचक, उसको इस तरीके से जबरन रोका गया। तो ये चीज़ें जो है अनगणित हैं। अभी एक ताज़ा प्रकरण जिसका आपने जिक्र किया, गंगो का प्रकरण है, उसमें कोई मोनू पंडित नाम का लड़का है जी, उसने इतनी बड़ी दादागिरी वाली भाषा का इस्तेमाल किया, भद्दी भाषा का, कि उसने जो है पूरे समाज को भी कुछ नहीं समझा। उसने कहा कि मैं जो है कोमल को जूतों से मारते हुआ लेके आऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि अब समय है परिवर्तन का,
विचार करने का, जिस समाज को कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे कल्याण के लिए काम करता है जी जी। और हमारा कल्याण उसके द्वारा ही होगा, उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे साथ इस देश में जो है ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी ऐसे समाज हैं जो इस देश की रीढ़ हैं, उनको इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है जैसे एक मामूली से अपराधी व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है। जी जी। तो मेरा इस पे ये कहना है। अच्छा, अखिलेश यादव जी की बात आपने करी जी। अभी मोनू पंडित का भी जिक्र हुआ, ये ऐसा क्यों होता है खासकर ओबीसी के साथ और एससी एसटी के साथ ही? मैंने देखा अभी छत्तीसगढ़ में भी घटना हुई, वहाँ भी एक दलित परिवार को खूब पीटा गया, कभी गोरक्षक आ जाते हैं, मॉब लीचिंग हो जाती है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं एक साथ ही क्यों होती हैं? नहीं, मैंने इसका जवाब दिया आपसे अभी। ये घटनाएं स्वाभाविक घटनाएं नहीं हैं, ये प्रायोजित घटनाएं होती हैं। और इतना दुस्साहस इस देश के अंदर बढ़ा हुआ आज के समय में, जब से भाजपा की सरकार पावर में है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई दूसरा राज्य हो, ये चीज़ें कराई जाती है, इसके लिए बाकायदा बड़ा धन खर्च किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ इटावा के अंदर जी, जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके साथ अमानवीय घटना घटी है, उनके ऊपर एफआईआर करा दी गई, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए गए। भाई वो लोग अगर उनसे कथा नहीं कराना चाहते थे तो सामान्य सी बात थी कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, वो मना कर सकते थे, भाई आप जाइए, हम आपसे जो है कथा नहीं कराएंगे। मुझे लगता है कि ये घटना को जानबूझ के इस तरीके से तैयार किया गया कि पहले उन लोगों को आमंत्रित किया गया जी, और उनको आमंत्रित करके, क्योंकि आज कथित ब्राह्मण वर्ग का जी, इस देश की हर जो इकाई है, चाहे वो प्रशासनिक है, न्यायिक है, जो भी जितनी भी इकाइयां हैं, उन सब पे जो है उनका पूरा कब्जा है। और वो आज बता देना चाहते हैं कि कोई भी इस देश में जो है हमसे ऊपर नहीं हो सकता, वो किसी पे कोई भी लांछन लगा सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। और आपके सामने है आज यादव समाज इसका विरोध करने के लिए मुखर हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार षड्यंत्र के तहत उन पर सैकड़ों लोगों पर जो है उसने फर्जी मुकदमे लगा दिए। आप इस चीज़ को खूब देख रहे होंगे। जी जी जी। दूसरी तरफ उन लोगों ने उन पर जो है इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा के छेड़छाड़ की गई महिला के साथ। भाई महिला जो है परिवार में अकेली थोड़ा होगी उसमें जी, अगर उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी तो उसका तुरंत विरोध करती वहाँ ऐसा तो नहीं था भाई वहाँ पुलिस की सहायता ना मिल सकती हो, आप 112 पर डायल करते जी। बहुत सारे आपके पास जो है रास्ते थे। लेकिन सिर्फ ये दिखाना था पिछड़ा वर्ग को, दलित वर्ग को, जितना भी गैर ब्राह्मण वर्ग है इस देश में, उससे ये बताना था कि आज हमारी दादागिरी चरम पे है। रोज सैकड़ों घटनाएं घटती हैं, कहीं में गौ माता के नाम पे जो है आपको उकसाते हैं, कहीं में मुसलमान के नाम पर आपको उकसाते हैं। आपके भोलेपन का उकसावे के द्वारा जो है वे लाभ उठाते हैं और हम समझ नहीं पाते। उन लोगों ने सिर्फ एक ही बात बतानी है लोगों से जी, कि इस देश में जो है मुसलमान से आप लोगों को खतरा है, मुसलमान इतना ख़राब है, मुसलमान ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। जितना मुसलमान ने इस देश में जो है शायद 1% भी गलत नहीं किया होगा, जितना ब्राह्मण समाज के द्वारा, स्वर्ण वर्ग के द्वारा और इस देश की भाजपा सरकार के संरक्षण में इन लोगों ने बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, इन लोगों ने जो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपके आर्थिक तंत्र को इन लोगों ने लूटा है, आपके शिक्षा के अधिकार को इन लोगों ने जो है संकुचित कर दिया। आज इस प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार इतने सारे स्कूलों को बंद करने जा रही। किसके स्कूल हैं वे? प्राइमरी स्कूल, जिनमें गरीब लोगों के, एससी के, पिछड़े के, मुस्लिम के, इन वर्गों के बच्चे उनमें पढ़ते हैं। पढ़ाई तो उनमें है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कैसा है वो आपके पास था हथियार, उसको भी इन लोगों ने शिक्षा के हथियार को आपसे जो है छीनने का काम किया है। अच्छा, स्कूल बंद हो रहे हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे थे मदरसा बंद करने वाले स्कूल बंद कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया, मुसलमान का नाम लेकर आपको लूटा जाता है। ये बताया जाता है आपसे कि भाई मुसलमान मदरसों में जो है गलत गतिविधियां चलाते हैं, उस मदरसों के द्वारा आतंकवाद को बढ़ाते हैं।
तो क्या आज इसकी तुलना आप उन स्कूलों से करेंगे? उनको बंद किया जा रहा, और इसका आधार क्या बता रहे कि उनमें बच्चे कम जा रहे। इस प्रदेश की सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए आज इस बात को लेकर कि उसके प्रदेश के स्कूलों में जो है बच्चे पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो ये किसका फेलियर है? क्या ये मुसलमानों का फेलियर है कि आपके स्कूलों में जो है बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे? जी जी। तो ये सीधा कहूँगा कि इस बात को लेकर जो है अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, कि उसे बताना चाहिए कि क्या कारण ऐसे पैदा हुए कि इन स्कूलों में जो है आप बच्चे नहीं आप उपलब्ध करा सके पढ़ने के लिए। जी जी जी। आप देख रहे होंगे पढ़ाई आज दूसरी इस देश में पढ़ाई जा रही है लोगों को। जी जी। एक महंत हैं, शायद उनका मैं नाम दिमाग से निकल गया, बड़े महंत हैं। वो आज ये बता रहे हैं, ये साबित करने पे लगे हुए हैं इस देश में कि कथा वाचन करना, व्यास बनना, कथावाचक बनना सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है। अगर वो सार्वजनिक तौर पर कथा करेगा तो अगर सब लोग कथा सुनना चाहते हैं, वहाँ सब लोग हैं, तो वो सिर्फ ब्राह्मण से ही सुन सकते हैं इस कथा को। मैं इस देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या अब इस देश के धार्मिक मठाधीश ये तय करेंगे कि कौन वक्ता हो सकता है और कौन वक्ता नहीं हो सकता? ये देश संविधान से चलेगा या ये देश जो है धार्मिक ग्रंथों से चलेगा? इस देश में जो अराजकता आज खड़ी हुई है, इस अराजकता को पोषण करने में इस देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बराबर का जिम्मेदार है। उसका कर्तव्य बनता है, उसके पास पावर है सो मोटो सत्ता संज्ञान लेने की। इन घटनाओं पे उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो अपने कर्तव्य के पूरा करने में जो है वे लोप करते हैं। इसका उन पर जो है एक कर्तव्य बनता है कि वे ऐसी घटनाओं को, ऐसे बयानों को जो है रोकें। जी जी। दूसरी तरफ एक और बाबा हैं आपके, आप अभी गुच्ची का चश्मा लगा के घूम रहे थे, महंगे कंपनी के जैकेट पहने हुए थे, क्रूज में घूम रहे थे लग्जरी। वो लोगों को बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू सब एक हो जाओ। खुद की बहन की शादी मुसलमान के साथ, तो बताओ ना इस देश के हिंदुओं से कि तुम भी अपनी बहनों की शादी है मुसलमानों के साथ करो और इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्या समझ रहे हो आप? भाजपा पार्टी हिंदुत्व की सबसे बड़ी झंडा बरदार है। कितने नेताओं के नाम गिनो जिनकी रिश्तेदारियां हैं? रिश्तेदारियां हैं, वो लड़कियां भाग कर नहीं गई, बाकायदा उनकी शादी की गई है मुसलमान परिवारों में। मुझे इस चीज़ का खेद नहीं कि उनकी शादी मुसलमान परिवारों के साथ हुई, मुझे इस चीज़ का दुख है कि वे रिश्तेदारियां मुसलमान के साथ करते हैं और मुसलमान को खराब बताते हैं। इन रिश्तेदारियों ने, इन शादियों ने जो उन लोगों ने उनके साथ की है, ये साबित किया है कि हिंदू से उनकी नज़र में जो है मुसलमान बेहतर है, इसलिए वो मुसलमान के साथ रिश्तेदारी करते हैं। और मुसलमान बेहतर है भी। और मुसलमान ही नहीं, इस देश के अंदर आपका सिख समाज रहता है। अगर आप सिख समाज की सामाजिक सेवाओं के बारे में, इस राष्ट्र की सेवाओं के बारे में नज़र डालेंगे तो आप पाओगे कि आपका कोई भी धर्म, कोई भी मजहब उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे लोग इस देश के अंदर रोज़ करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन कराते हैं। वो लोग लोगों की सैकड़ों तरीके से मदद करते हैं। मैं खुद इस चीज़ को जो है अपने जीवन में भुगत चुका हूँ। आज से लगभग 25 साल पहले मैं पीजीआई चंडीगढ़ जी अपने एक परिवार के सदस्य का इलाज कराने के लिए गया। मैं वहाँ महीनों रुका। वहाँ पर उन लोगों के द्वारा धर्मशाला मुफ्त में, खाना मुफ्त में और कुछ लोग दवाइयाँ भी मुफ्त में। ऐसा नहीं 2-4 लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में देकर, खाना मुफ्त में देकर उन्हें फ़ोटो खिंचवा ली हूँ। वो आज भी लगातार इसी तरीके से बादस्तूर चलता आ रहा है। उन लोगों के शायद कोई गुरुद्वारा ऐसा बचा होगा जिस गुरुद्वारे में लोगों को भोजन ना कराते हों, उनको आश्रय ना देते हों। मैं एक बार हिमाचल में शिमला में पहुंचा था आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ मेरा प्री का एग्ज़ाम था। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें कोई कमरा उपलब्ध नहीं हुआ। शिमला के गुरुद्वारे के अंदर हम लोग पहुँचे तो उन लोगों ने जो है हमको रहने के लिए कमरा दिया और उन्हें कहा जब भी आपको ज़रूरत हो यहाँ लंगर चलता है, आप इसमें भोजन कर सकते हैं। तो
तो मैं नहीं समझता कि आज तक मैं किसी हिंदू मंदिर में गया हूँ। पहली बात तो मैं मंदिर में जाता नहीं, अगर आप कोई जाएंगे भी तो आपको कोई सुविधा अगर मिलेगी तो बता देना है कि तो इस देश के अंदर सिख समाज, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। उसमें इतने महान और बहादुर लोग हैं जिन लोगों ने ये कहा कि मैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से बाज तुड़ाऊं। तो वो इतने बहादुर समाज के लोग हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए जी। और मैं इन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनाओ, उसको सिख राष्ट्र बना दो ना आप, क्या आपत्ति है आपको? लेकिन ये इसको ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना इसको सिख राष्ट्र बनाएंगे, ये इसको एक कब्रिस्तान बना के छोड़ देंगे। जी जी। क्योंकि इन लोगों के अंदर लंबे समय से एक अहम चलता आया है कि हम श्रेष्ठ हैं, वैसे तो निकम्मे हैं। इन लोगों ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जो इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को कोई डायरेक्ट लाभ पहुंचता हो। ये सिर्फ भुक्कड़ अपना पेट भरने के लिए दान पे, भिक्षा पे, इस पे डिपेंड करते हैं। हमारे पुरखों ने इन लोगों को न जाने कितनी ज़मीनें दान में दी हैं जिस पर आज ये लोग कब्जा करे बैठे हैं। जी जी। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा। अच्छा, सिख राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, सिखों की आप तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन सिखों को भी कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाता है। वो कभी खालिस्तान की मांग करते कहते हैं। अभी जब सिख आंदोलन कर रहे थे, हालांकि पूरे देश का किसान आंदोलन था, तो उसमें भी सिखों को बड़ा गालियाँ दी गई एक वर्ग के द्वारा, और वही वर्ग है जो उनके जाके जो उनके गुरुद्वारे हैं उनमें खाना खाता है, लंगर सकता है, और फिर उनसे गाली दी जाती है, उनके गानों पर डांस होता है। देखो, जहाँ तक गाली का संबंध है अनिरुद्ध जी, गाली देने का तो उन लोगों के पास एक टेंडर छूट रहा, उन्हीं के पास है गाली देने का राइट इस देश में, और के पास राइट नहीं है गाली देने का। आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसान आंदोलन में सिख समाज, सिख धर्म के लोग बड़ी तादाद में जो है शामिल थे। सही माने में वो आंदोलन उनके द्वारा ही सफल कराया गया। और जो गाली दे रहे थे उन्हें ये देखना चाहिए कि इस देश का 56 इंची के सीने वाला प्रधानमंत्री उस किसान आंदोलन के सामने, उस सिख समाज के आंदोलन के सामने ही नतमस्तक हुआ, घुटने टेक के उसने। तो भाई मैं नहीं समझता गाली का क्या मायने रहेगा। सिख समाज जो कहता है वो करता है, उसके अंदर जो है बहुत सच्चाई है, वो बहुत पवित्र है, उसमें कोई पाखंड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। जितना आडंबर इस साइड में है उस साइड में कोई आडंबर नहीं है ऐसा। तो गाली के संबंध में तो मैं ये कहना चाहूँगा उसके बारे में। आज दूसरी चीज़ मैं आपको अभी बताया था जी, इस देश के धर्माचार्य ये बता रहे कि कथा करने का काम ब्राह्मणों का है सार्वजनिक तौर पे जी। तो क्या भाई इस देश के क्षत्रिय समाज ने, इस देश के पिछड़े वर्ग ने, इस देश के अन्य वर्गों ने जो है, जो संविधान लागू होने से पहले राइट थे, क्या हमें राइट अपना लेने चाहिए? भाई दुश्मन की गर्दन काटना काम क्षत्रिय का था जी। अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस देश की अदालतें चुप हैं इस बात पे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है भाई, ब्राह्मणों ने तो कथा करने दो, आप लोग अपनी तलवार उठा लो और जो गलत दिखे उसकी गर्दन उतार दो। क्योंकि ये देश जानबूझ के जो है गलत की ओर ले जा रहे हैं, इसको जो है संवैधानिक और वैज्ञानिक पद्धति को छोड़ के पाखंड की आड़ में जो है अपनी सत्ताएं बढ़ाने के लिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज जो है बाद में संसद में बैठने के लिए और विशेष पदों पर बैठने के लिए इनको कोऑपरेट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की राष्ट्रपति इन मुद्दों पर अगर चुप है, तो इस देश के हर आदमी ने जो संविधान लागू होने से पहले उसका काम था ना, उसने वह चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। तो शायद मैं समझता हूँ कि हाँ भाई फिर ठीक चल रहा है देश, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो संविधान। आज जब संविधान नहीं था हम तो मालिक थे, राजा थे इस देश के जी। हम तो इस संविधान की वजह से तो आज अपना सिर मुंडन करा रहे, नाक रगड़ रहे, हम पेशाब अपने ऊपर छिड़कवा रहे संविधान की वजह से। और ये जो आज ब्राह्मण वर्ग है ना इस देश में जी, पता है कौन सा ब्राह्मण वर्ग है? कौन सा? ये वो रावण वाला ब्राह्मण वर्ग है। ये ब्राह्मण वर्ग जो है रावण वाला वर्ग है, आप देख रहे सामने। जी जी। ये परशुराम वाला ब्राह्मण वर्ग है,
जो क्षत्रियों को जो है इस धरती से 21 बार हटाने का दावा करता है। तो आज आप अगर इस व्यवस्था को अपनाते हैं और पूज्य मानते हैं ब्राह्मण को, तो आप तैयार रहिए। आपके लिए ट्रेलर है इटावा की घटना, गंगो की घटना, मोनू पंडित के शब्द ये इशारा करते हैं इस, और ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको हिंदू राष्ट्र का। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक शब्द भी कहीं खड़े होकर बोल देंगे। आपको जो है शुद्ध करवाना पड़ेगा उन परंपराओं के मुताबिक अपनी नवविवाहिता को ब्राह्मण के द्वारा। वो उनको पवित्र करते थे, तब वो आपके घर की लक्ष्मी बनती थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता ये सारी बातें कह के। तो मेरा ये कहना है। आज का जो समय है वो बड़ा बदल गया है। दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलितों के इतने बड़े बड़े नेता भी हो गए। आज मैं देखता हूँ चंद्रशेखर जो बड़े ज़ोर शोर से दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। आप गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज की भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इस तरह के जनप्रतिनिधि नेता पैदा होंगे तो ये चीज़ें दब जाएंगी? नहीं, ये केवल जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं इस चीज़ को हटाया जा सकता। मैंने अभी अखिलेश जी का जिक्र किया था आपके सामने, और अखिलेश जी का ही क्यों, इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति होने के बाद भी अगर आप उस जगह पर जाकर जो है पूजा अर्चना नहीं कर सकते, वहाँ नहीं खड़े हो सकते, उस मंदिर की धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है, तो चंद्रशेखर जी तो अभी बेचारे एक सांसद हैं, क्या परिवर्तन करते हैं? परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन आपसे, मेरे से, इन लोगों से होगा जो लोग नाकारा सोच के तहत चमत्कार के द्वारा कल्याण कराना चाहते हैं। इनको समझना पड़ेगा कि कल्याण का मार्ग संविधान है, कल्याण का मार्ग अपना कर्तव्य का पालन करना है। कल्याण का मार्ग जितना मैंने किया है मैं उतने में ही संतुष्ट हो जाऊं। कल्याण का मार्ग ये है, अगर मेरे से कोई अपराध हुआ भी है तो परमात्मा मुझे उसका दंड दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये दुष्ट लोग जो है अपराध करते हैं और अपने अपराध की माफी करवाने के लिए जो है परमात्मा की शरण में जाते हैं। और ब्राह्मण ये दावा करता है कि मैं इस व्यवस्था का वकील और जज में हूं, जैसे मैं कहूँगा परमात्मा वैसे कर देगा मेरे कहने से, मेरे पास ऐसे मंत्र हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना कि मंत्रों से, धार्मिक ग्रंथों से अगर कल्याण होता तो हजारों साल से हम इन ग्रंथों को, इन पद्धतियों को अपनाते आ रहे, अब तक कल्याण हो जाना चाहिए था। जी जी जी। तो हमें इस अंधकार से बाहर निकल के अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा करके कि पहली बात तो मैं गलत करता नहीं, करूँगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ मैं उसमें अपना काम चला लूँगा। तो क्या जरूरत है आपको पूजा करने की, उसकी करने की? परमात्मा की अगर आप बात करते हैं तो उसने एक सूरज बनाया, सबके लिए बराबर रोशनी बैठ रहा। ब्राह्मणों के लिए अलग से निकलता है क्या सूरज? मंत्रों से जो है उन्हें सर्दी कम कर लेनी चाहिए अपने लिए, उन्हें जब चाहे बरसात करवा लेनी चाहिए। क्या आसमान दो बना रखे, जमीन दो बना रखी, ब्राह्मणों के लिए अलग बना रखी क्या उसने? अगर ये इतने स्पेशल और पवित्र होते तो इनके लिए अलग धरती बना देता परमात्मा, इनके लिए अलग आसमान बना देता, अलग सूरज बना देता, अलग चांद बना देता। क्या बनवा लिया ना अलग से स्पेशल? इन्हें सिर्फ व्यवस्था पे कब्जा करके, हमारे दिमाग में लालच पैदा करके, और कुछ लालची लोगों ने जो है इस व्यवस्था का पोषण कर रखा। जी जी जी, शोषण के लिए। जी जी। तो मेरा तो ये कहना है। चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना हमें समय दिया। और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो हमारे जो दर्शक हैं वो पूरा वीडियो नहीं देख पाते। दोबारा फिर कोशिश करेंगे, अनेक जो मुद्दे आते रहते हैं उन पर आपसे बात करने की। आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। और वकील साहब के विचार आपको कैसे लगते हैं? क्या इन विचारों से देश में जो चल रहा है आजकल, चाहे वो अखिलेश जी के साथ हुआ हो, इटावा वाली घटना हो, गंगो वाली घटना हो, अनेक प्रकरण इस तरह के हुए हैं जिनसे ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो क्या ये चीज़ें बंद हो पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ पाएगा? क्या व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा? क्या किसानों की, मजदूर की जो आवाज़ है वो बुलंद हो पाएंगी? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है और जुड़े रहना है गांव गुवांढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।